गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन एल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल यूनिट का आधा टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन एल्कोहल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में से पूछा जाता है मिलाकर, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो फिनॉल, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर और इपॉक्साइड में से आता है। अब अपन दूसरा भाग चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है फिनॉल। तो देखो, जैसे अपन ने एल्कोहल, डाइऑल और ट्राइऑल के अंदर अपन ने देखा था, सबसे पहले उनके बनाने की अभिक्रियाओं के बाद में उसके जो भौतिक गुण, जो इम्पोर्टेंट भौतिक गुण होते हैं या स्पेशल उसमें क्वालिटी या विशेषताएं होती है वो, और तीसरा नंबर आता है उनकी रासायनिक अभिक्रिया। चौथी चीज़ होती है उनके उपयोगों को एग्जामों में नहीं पूछा जाता, कोई इम्पोर्टेंट उपयोग होता है वो ही पूछा जाता है। अब इसी प्रकार अपन फिनॉल के लिए पढ़ेंगे कि फिनॉल बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले है फिनॉल का सूत्र मैं लिख देता हूँ, C6H5OH होता है। कहने का मतलब ये बेंजीन का सूत्र होता है, और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया जाता है, तो बेंजीन प्लस अनुलग्न OH का अनुलग्न ऑल होता है, तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस ऑल बेंजीनॉल। तो फिनॉल का IUPAC जो नाम है वो बेंजीनॉल भी है। तो बेंजीनॉल कह लो चाहे फिनॉल कह लो, एक ही बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र भी होते हैं जो अपने काम आते हैं बहुत, जैसे ये फिनॉल का ही सूत्र है, लेकिन अगर अपन इसकी ऑर्थो स्थिति पर CH3 लगा देते हैं तो ये क्रिसॉल का सूत्र बन जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल। अगर अपन इसकी फिनॉल की मेटा स्थिति पर यदि CH3 लगा देंगे तो ये मेटाक्रिसॉल बन जाएगा, और यदि अपन फिनॉल की पैरा स्थिति पर CH3 लगा देंगे तो ये पैराक्रिसॉल बन जाएगा। जो अपने इसी चैप्टर में आएंगे, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। बात है अब बनाने की विधियाँ, फिनॉल के बनाने की विधियाँ। तो फिनॉल बनाने की विधियों में देखो, अपन ने कक्षा 12 के अंदर भी फिनॉल पढ़ा था, उसमें भी बनाने की विधियाँ थी। बनाने की विधियाँ, तो फिनॉल को अपन बेंजीन से शुरू करके फिनॉल बना सकते हैं। जैसे एक मैं बना देता हूँ, बेंजीन से ही बना देता हूँ, बेंजीन से। ये बेंजीन है, जब इसकी अभिक्रिया सधुम H2SO4 या सांद्र H2SO4 से, मान लो सांद्र H2SO4 से कराई जाती है, तो इसके एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर SO3H आ जाता है, अर्थात इसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन SO3H के द्वारा हो जाता है। क्योंकि अपन जो सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, OH SO3H, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। बेंजीन की किसी भी कोनों पर, एक एक कोनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है, इसलिए अपन किसी भी कोने से एक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो H2O बाहर निकल जाता है और SO3H जुड़ जाता है, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। SO3H का नाम सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल। जब इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिर H2O निकल जाता है और बन जाता है SO3Na।
इसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसको वापस NaOH के साथ में फ्यूज्ड करते हैं, गलाते हैं, तो Na2SO3 बाहर निकल जाता है और ONA सोडियम फिनेट बनता है। जैसे RONA सोडियम एल्कोक्साइड है, तो ये रिंग जो है इसको अपन बोलेंगे C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हटकर ONA जुड़ गया, इसलिए एक हाइड्रोजन कम हो गया। इसको अगर अपन सामान्य सूत्र में लिखें तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, C6H5ONA RONA। अब यहाँ पर R के स्थान पर फेनिल है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अगर C6H5 की जगह CH3 होता तो इसका नाम हो जाता सोडियम मिथॉक्साइड। C2H5 होता तो इसका नाम हो जाता सोडियम इथॉक्साइड। आइसोप्रोपिल होता तो सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड बन जाता। इसी प्रकार इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट, फिनेट भी कह लो चाहे फिनॉक्साइड कह लो, एक ही बात है। अब ONA आ गया तो इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा फिनॉल और ये फिनॉल। एक बार सवाल आया था कि आपको बेंजीन दी गई है, सांद्र H2SO4 भी दिया गया है और NaOH भी दिया गया है। आपको बेंजीन भी दी गई है, सांद्र H2SO4 भी दिया गया है और NaOH भी दिया गया है। मतलब आपको तीन चीज़ें दी गई है, बेंजीन, सांद्र H2SO4 और NaOH। इन तीनों का उपयोग करके आप फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। जरूरी नहीं है सवाल कैसे भी आ सकता है, दिमाग अपन को यूज करना होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत होती है। चीज़ें अपन पढ़ चुके होते हैं, सवाल भी कई बार अपन पे आता है, लेकिन वो कई प्रकार से सवाल को पूछ सकता है। जैसे मैंने अभी बोल के बताया था सवाल के, आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 और NaOH दिया गया है, इनका उपयोग करके फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले बेंजीन की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाएंगे, उसमें NaOH डालेंगे तो तुरंत सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। फिर उसमें NaOH के साथ में उसको थोड़ी देर गलते हुए रहने देंगे तो वो सोडियम फिनेट बन जाएगा। पानी डालेंगे तो अपन का क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। सवाल ये भी आ जा सकता है कि फिनॉल बनाने की विधि कि साहब आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराओगे तो सोडियम सल्फोनेट बनेगा, ज़्यादा देर तक गलाओगे तो सोडियम फिनेट बनेगा, जल अपघटन कराओगे तो फिनॉल बनेगा। सवाल ये भी आ सकता है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो अपन को सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को वही NaOH के साथ गलाना है, फिनेट बनाना है, जल अपघटन कराना है, फिनॉल बन जाएगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सोडियम फिनेट से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो अपन को सोडियम फिनेट है तो सवाल देखना, H लगाना है, Na को हटाना है तो जल अपघटन कराना है, ये अपना फिनॉल बन गया। तो सवाल ये एक अभिक्रिया में 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो फिनॉल मैंने तुम्हें इसीलिए बेंजीन से बताया कि बेंजीन से पूछ, चाहे इससे पूछ, चाहे इससे पूछ, चाहे इससे पूछ, धीरे धीरे स्टेप कम होता चला जाएगा। दूसरी अभिक्रिया देखो, विकार्बोक्सिलीकरण। देखो आप, विकार्बोक्सिलीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विकार्बोक्सिलीकरण मतलब इसमें CO2 बाहर निकलती है, इसमें CO2 बाहर निकलती है। CO2 का बाहर निकलना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। और CO2 जो बाहर निकलती है उसको बाहर निकालने का कार्य सोडा लाइम करता है। सोडा का सूत्र NaOH होता है, लाइम का मतलब चूना होता है, जिसका सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है।
जो पुताई करने में काम आता है, जिसे अपन सूखा चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा का मतलब बिना पानी वाला। अगर आपने चूने में पानी डाल दिया तो वो चूने का पानी बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, क्योंकि CaO प्लस H2O रिएक्शन करके बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। वो बुझा चूना कहलाएगा, पानी मिला देना। जिसे अपन चूने का पानी कहते हैं उसे बुझा चूना कहते हैं, और जो सूखा चूना होता है उसे बिना बुझा चूना कहते हैं। इंग्लिश में लाइम कहते हैं, लाइम मीन्स चूना। तो देखो, अब अपन बात करें कि बनाना फिनॉल है, तो यहाँ देखो आप, बनाना फिनॉल है, बी कार्बोक्सिलीकरण में CO2 निकलती है, तो इसका मतलब इसके रिंग से क्या जुड़ा होना चाहिए, COOH। अब यहाँ पर COOH भी हो सकता है और COONA भी हो सकता है। COOH है तब भी ये CO2 बाहर निकलेगी, और COONA होता तब भी वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता, क्योंकि जो अभिक्रिया होती है वो होती है सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO के साथ में इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर CO2 बाहर निकल जाती हैं, और जब सोचो इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी तो क्या बचा, ये रिंग बची, और ये हाइड्रोजन इससे वापस जुड़ जाएगा, मतलब फिनॉल बना। फिनॉल अगर माना इसमें COONA होता तब भी इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से कराते, और सोडा लाइम से अभिक्रिया फिर कैसे होती, NaOH CaO, और इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना NaOH कास्टिक सोडा बोलते हैं इसे सामान्य भाषा में। अगर इसे वायु में खुला रख दिया जाए, अगर इसे वायु में खुला रख दिया जाए तो यह गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कास्टिक सोडा को जब अपन वायु में खुला रखते हैं तो वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये कास्टिक सोडा NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O बनाता है। Na2CO3 प्लस H2O बन जाता है। और ध्यान रखना, वो जो कास्टिक सोडा है वो किस में चेंज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और साथ में पानी बनता है, उसी पानी की वजह से वह गीला हो जाता है। तो यहाँ पर भी तरीका वही है कि अगर Na नहीं है तो इसको ऐसे लिख देना, CO2 निकल जाएगी, क्योंकि CO2 NaOH से क्रिया करके Na2CO3 और प्लस H2O बना लेगा। तो बैलेंस करने के लिए इसको अलग से लिखना पड़ेगा 2। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे ताकि ये Na2CO3 बाहर निकल जाए। इस अभिक्रिया में भी Na2CO3 बनता है, CO2 बाहर निकल के भगती नहीं है। जैसे CO2 बनती है वैसे ही NaOH से क्रिया करके Na2CO3 में बदल जाती है। तो यहाँ पे भी फिनॉल बनता है और Na2CO3 बनता। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये CO2 फिर NaOH से क्रिया करेगी और NaOH से क्रिया करके वही Na2CO3 बनाती। तो अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे लिख देना, और ऐसे आ जाए तो ऐसे लिख देना। ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर जब COOH समूह जुड़ा होता है तो इसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। सैलिसिलेट H हटा देते हैं जब लास्ट में 8 लग जाता है। सोडियम जैसे एसिटिकम, एसीटेट, H हटा दो, फार्मिकम, H हटा दो, फार्मेट, कार्बोक्सिलिकम, H हटा दो, कार्बोक्सिलेट। तो ये सैलिसिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बन जाता है। ये अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। अगली अभिक्रिया देखो, नंबर 3, बेंजीन। बेंजीन डाई
बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। देखो बेंजीन डाईएजोनियम लवण बहुत ही काम का है और बेंजीन डाईएजोनियम लवण से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं, जो अपन के आपकी यूनिट नंबर शायद 4 में आएगा। तो देखो 4 या 5 में है बेंजीन डाईएजोनियम लवण। ये कक्षा 12 में भी आपने पढ़ लिया होगा। इसके बनाने की जो अभिक्रिया है वो डाईएजोटीकरण कहलाती है। ठीक है, डाईएजोटीकरण में अपन देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते थे NaNO2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl के स्थान पर अपन HNO2 भी लिख सकते हैं और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते थे, जिससे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता था। आप देखिए यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम का जो सूत्र होता है C6H5 रिंग बना देता हूँ। चलो ये लो रिंग, C6H5 लिख दो, चाहे रिंग लिख दो, N डबल बॉन्ड N और ये लगा दिया अपन ने Cl, N डबल बॉन्ड N और Cl। इसमें इसका जल अपघटन करा दो, मतलब इसकी अभिक्रिया भाप के साथ हो गई। ये लो भाप। पानी को जब गर्म करते जाते हैं तो क्या बनती है? भाप बनती है और भाप बनती है तो यहाँ देखो इसका जल अपघटन होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो हर अभिक्रिया में टूटेगा सिवाय युग्मन अभिक्रिया के। युग्मन अभिक्रिया में ये वाला N2 नहीं निकलता है, वरना अधिकांश जितने भी अभिक्रिया बिना युग्मन वाली सब में N2 बाहर निकलेगा। तो N2 बाहर निकल जाएगा, HCl वहाँ निकल जाएगा, तो बताओ क्या बचा? OH यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और बाहर निकल जाएगा N2 प्लस HCl। तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण का जल वो भाप से अभिक्रिया कराने पर फिनॉल बनता है। तो ये भी अभिक्रिया फिनॉल बनाने की अभिक्रिया है। चौथे नंबर की अभिक्रिया देखो क्यूमीन से। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। तो देखिए इधर ये बेंजीन है और ये CH3 और ये CH, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल से बेंजीन को जोड़ देंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। और आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन क्या कहते हैं? क्यूमीन। सबसे पहले ये O2 से क्रिया करेगी और जब ये O2 से क्रिया करेगी तो देखो CH3 अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा ही जोड़ दिया। O2 जुड़ जाएगा, ये लो पेरोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेरोक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनने के बाद में इसका जल अपघटन होगा और इसका अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में होगा। जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो देखो ये कैसे टूटता है, यहाँ से टूटता है और यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है और यहाँ से टूटता है। तो देखो क्या बना, ये रिंग बच गई। रिंग से कौन जुड़ जाएगा? OH और क्या बाहर निकल जाएगा? एसीटोन बाहर निकल जाएगा, CH3COCH3। तो क्यूमीन की अभिक्रिया पहले अपन ने O2 से कराई। O2 से कराने के बाद में क्यूमीन पेरोक्साइड बना और क्यूमीन पेरोक्साइड बनने के बाद इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई और H2SO4 से अपघटन के पश्चात फिनॉल बना और फिनॉल के साथ में जो इसमें सह उत्पाद प्राप्त हुआ उसका नाम है एसीटोन। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब देखिए डाउ प्रक्रम और एक और होता है राशिंग प्रक्रम।
दोनों प्रक्रमों में एक पद तो समान ही होता है, मतलब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि है वो दोनों पदों में समान रहती है। उसके बाद में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के दो रास्ते हैं, एक डाउ प्रक्रम है और दूसरा राशिंग प्रक्रम है। तो देखो सबसे पहले मैं बेंजीन बनाता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस बेंजीन की अभिक्रिया HCl प्लस हाफ O2 वायु और HCl के साथ में कराते हैं। इसके प्रत्येक कोने पर एक H होता है। तो देखो आप यहाँ से एक H ये निकल जाएगा, एक H ये निकल जाएगा और हाफ O2 का मतलब होता है सिंगल O। क्या वहाँ निकल जाएगा -H2, अर्थात H2O बाहर निकल जाएगा। अब देखो इधर, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन प्लस H2। तो ये वाली जो अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन बनाने की, वो दोनों ही पदों में कैसी है, समान है। कैसी है, समान है। ये जो अभिक्रिया होती है वो CuCl2 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। यहाँ क्लोरोबेंजीन का ये जो पद है वो डाउ प्रक्रम और राशिंग प्रक्रम दोनों में कैसा है, समान है। अब माना अपन यहाँ से देखो, ये मैंने दो रास्ते बना दिए, एक डाउ प्रक्रम का है और एक राशिंग प्रक्रम का है। अगर इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 200 वायुमंडल दाब पर। अगर इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। NaCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। और यदि इसका अपन जल अपघटन करा दें HOH, किसकी उपस्थिति में, सिलिका की उपस्थिति में, SiO2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 425 भी लिख सकते हैं, 450 भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर, जब इसका जल अपघटन कराएंगे सिलिका की उपस्थिति में तो HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा अपन को फिनॉल HCl। अब अपन ने यहाँ से यूँ लिखा तो ये कहलाएगा राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस। और यदि अपन ने यूँ लिख दिया तो ये कहलाएगा डाउ प्रक्रम। ये तुम्हारी फिनॉल बनाने की अभिक्रियाएं खत्म। तो फिनॉल बनाने की अभिक्रिया में अपन ने देखा, बेंजीन से स्टार्ट किया, फिनॉल बना दिया। यहाँ भी बेंजीन से स्टार्ट हो रहा है, फिनॉल बन रहा है। बेंजीन से स्टार्ट होकर फिनॉल डाउ प्रक्रम के माध्यम से बन रहा है और राशिक प्रक्रम के माध्यम से बन रहा है। एक अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम की लवण की भाप के साथ अभिक्रिया कराई, मतलब उसको पानी के साथ में उबाला, क्योंकि पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, फिनॉल बन जाएगा। सैलिसिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करा दिया तो फिनॉल बन गया। और क्यूमीन की O2 से क्रिया कराई, हाइड्रोपेरोक्साइड बना, तनु H2SO4 द्वारा अपघटन कराया, फिनॉल बन गया। तो ये रही आपकी फिनॉल बनाने की विधियाँ। ठीक है, इसके बाद में जो अभिक्रिया आएगी वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये है डाउ प्रक्रम में अपन को कैसे लिखना है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक तो सेम है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडल दाब पर कराने पर फिनॉल बनता है, और सिलिका के साथ जल के साथ वो उबालने पर फिनॉल बनता है। ये लिख लो, ये तुम्हारा फिनॉल की अभिक्रियाएं, फिनॉल बनाने की अभिक्रियाएं खत्म होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि फिनॉल की निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाएं दीजिए। ब्रोमीन जल के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, कंसनट्रेट HNO3 के साथ, AlCl3 और एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ और मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। एक बात और मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे फिनॉल है
फिनॉल में अनुनाद होता है और फिनॉल में अनुनाद होने के कारण इसकी ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात अनुनाद के कारण फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश घनत्व का मान बढ़ जाता है और ऋणावेश घनत्व का मान बढ़ जाने के कारण इस पर जो अटैक होता है वो एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इसलिए ध्यान रखना जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है कि इनकी ऑर्थो पैरा से वो यौगिक जुड़ता है जिसके ऊपर धनावेश होता है, जैसे NO2 प्लस Cl प्लस Br प्लस CH3CO प्लस CH3CO Hg प्लस SO3H प्लस, है ना। तो जिनके ऊपर धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, जिनके ऊपर ऋणावेश होता है वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो धनावेश वाला ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश घनत्व का मान ज़्यादा है। मैं एक बार फिर फिनॉल में अनुनाद करके बता दूंगा थोड़ी देर बाद अगले चैप्टर में, अगली क्लास में, कि ये ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश घनत्व का मान ज़्यादा क्यों आया। लेकिन फिलहाल अभिक्रिया देखो और अपन को इतना समझना है कि एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पर जोड़ना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिनॉल, ये मैंने लिख दिया फिनॉल। फिनॉल की सबसे पहले अभिक्रिया है ब्रोमीन जल के साथ में। तो देखो इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन से ध्यान रखना Br2 की बात करें तो Br2 में एक Br के ऊपर प्लस होता है और एक Br के ऊपर माइनस होता है। माइनस वाला HBr के रूप में बाहर निकलता है और प्लस वाले को जोड़ना है। तो एक बार कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो पर, और एक बार पैरा पर। लेकिन इसमें दो अभिक्रियाएं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर अपन देखें तो अपन को वही करना है जैसे ये फिनॉल बनाना है, एक बार Br को ऑर्थो पे जोड़ देना है और एक बार Br को पैरा पर जोड़ देना है। कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा दो उत्पाद बन गए, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये अभिक्रिया कम ताप पर होती है। लेकिन ध्यान रखना जब ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल की दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा, दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा स्थिति से Br जुड़ जाता है, अर्थात इसका पूर्ण हेलोजनीकरण होता है। इसलिए इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा से Br जुड़ जाता है। तो देखो ये वाली अभिक्रिया थी पहली, तो ये पहले नंबर की हो गई, ये दूसरे नंबर की थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दूसरी अभिक्रिया। इसका नाम होगा, काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर फिनॉल से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इसका नाम है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये जो कंडीशन अपन ने इसमें देखी वही कंडीशन अब अपन HNO3 में देखेंगे कि अगर इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 से कराई, HNO3 के अंदर अपन देखो, यहाँ देखो OH सिंगल बॉन्ड NO2, इसके ऊपर प्लस होता है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, NO2 प्लस। एक बार अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो पर जोड़ देंगे और एक बार अपन पैरा पर जोड़ देंगे। जैसे मैंने ये जोड़ दिया ऑर्थो पर और दूसरा मैंने जोड़ दिया पैरा पर, ये लो जोड़ दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों बन गया। इसमें ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब इसकी अभिक्रिया यदि अपन सांद्र HNO3 से कराते हैं तो देख लो, जो चीज़ डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो वही ऑर्थो पैरा बनेगा और सांद्र HNO3 से कराएंगे तो वही ब्रोमीन जल की तरह दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा पर जुड़ जाएगा, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल।
इसे अपन सामान्य भाषा में पिक्रिक अम्ल कहते हैं और ये प्रबल अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। कंपटीशन की एग्जाम में पूछा गया है कि पिक्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। तो ध्यान रखना, ये सवालों में कन्फ्यूजन होती है। ब्रोमीन जल से कराएंगे तो दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा पे जोड़ना है। सांद्र HNO3 से कराएंगे तब भी दोनों ऑर्थो एक पैरा से कराना है, जोड़ना है। अगर अपन तनु HNO3 लेंगे तो ऑर्थो पैरा बनाएंगे और कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा बनता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर, ये हो गई तनु वाली तीसरे नंबर की अभिक्रिया और ये हो गई चौथे नंबर की अभिक्रिया। अब बारी आती है पाँचवें नंबर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो इधर एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस और ये O किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। देखो CH3COCH3। एसिटिक एनहाइड्राइड में दो CH3CO समूह एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ होगा माइनस। जो एसीटेट है उसके ऊपर माइनस होता है और एसिटिल के ऊपर हमेशा प्लस होता है। इसे एसिलिनियम आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? एसिलिनियम आयन, CH3CO+। तो यहाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है इससे तुम्हें याद रहेगा, CH3CO+ है। तो यहाँ पर अपन को वही एसिटिल जो समूह है उसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना है और एक बार पैरा पर जोड़ देना है। ये फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इधर, अगर अपन AlCl3 नहीं लेते और इसकी अभिक्रिया इससे कराते तो देखो यहाँ से H निकल जाता, यहाँ एसिटेट है तो देखो इधर H निकल जाता तो क्या बाहर निकल जाता, फिर इसमें H जुड़ जाता तो CH3COOH बाहर निकल जाता। तो देखो यहाँ पर क्या बचता, सिर्फ बेंजीन रिंग से O बचता, क्योंकि इसका जो H है, फिनॉल का जो H है वो CH3COO के साथ मतलब एसिटिक अम्ल के रूप में बाहर निकल जाता और क्या जुड़ जाता, COCH3। इस O से COCH3 जुड़ जाता। ठीक है, अगर AlCl3 नहीं होता तो अभिक्रिया यहीं ख़त्म हो जाती। इसका नाम है RCOOR, ये एस्टर बन गया, फेनिल एसीटेट। इसका नाम है फेनिल एसीटेट। अभिक्रिया यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर आपने AlCl3 लिया है तो इसका फ्रिस पुनर्विन्यास होगा, इसका फ्रिस पुनर्विन्यास होगा, फ्रिस पुनर्विन्यास। ये फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि AlCl3 की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट अभिक्रिया होती है और ये जो COCH3 है वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार फिनॉल, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। ये लो, COCH3 एक बार यहाँ जुड़ गया और एक बार यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप देखो उत्पाद वही बनेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। अगर अपन इसको डायरेक्ट जोड़ते तब भी वही एक बार ऑर्थो पे जोड़ते और एक बार पैरा पर। अगर AlCl3 नहीं होगा तो अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी। AlCl3 डालेंगे तो वही ऑर्थो उत्पाद और ये ऑर्थो और ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही दो उत्पाद बन रहा है, ऑर्थो और पैरा। तो इसका नाम है, हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ये रही फिनॉल की 4 रिएक्शन तो मैंने करा दी। अब एक बचा मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट में भी देखो, इसको खोल कर लिख लो। अगर मर्क्यूरिक एसीटेट को अपन खोल कर लिखते हैं तो इसमें क्या है, CH3COO 2 बार है। तो ये लो CH3COO, CH3COO पहले भी बताया मैंने, एल्कीन में दोनों से कौन जुड़ा हुआ है, Hg। इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर +2 है। किसी एक के साथ में ले जाओगे तो जैसे अपन ये ले गए तो ये पूरे पर क्या आ जाएगा, +2 में से एक गया तो प्लस का 1। तो सोचो CH3COO माइनस है, इसमें H है
एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएगा और वही धन सिरा कौन है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं पूरा का पूरा है HgCOOCH3। तो एक बार ऑर्थो से HgCOOCH3 को जोड़ देंगे, एक बार पैरों से जोड़ देंगे, इस पे भी 2 उत्पाद बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता दूंगा, नहीं आई समझ में तो यहाँ तक कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लेना।